पीएम मोदी की वर्षों की मेहनत से बनी बनाई ग्लोबल लीडर की वाली छवि अब ढलान पर है। क्या ब्रांड मोदी का गुब्बारा अब पिचकने लगा है? क्योंकि हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पहले ट्रंप धमकी देते हैं कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, और फिर रोज भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा करते रहते हैं। कितने जेट्स गिरे उनकी संख्या भी बढ़ाते रहते हैं। ट्रेड डील करने से पहले और करने के बाद जिस तरह से फैसले हुए और फिर जिस तरह से अमेरिका से ही घोषणाएं हुई और सब पर मोदी की चुप्पी रही, तो ये सवाल उठने तो लाजमी थे। और अब एआई समिट में ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया जिसने पूरी दुनिया को हंसने का मौका दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कुछ और राज कल खोल दिए। डोनाल्ड आखिर ये 11 जेट्स कौन से थे, किसकी बात कर रहे थे? अब डोनाल्ड ट्रंप को एक तारीख, मैंने डेट शीट एक निकाली है। डेट शीट से डोनाल्ड ट्रंप किस किस तरीके से लगातार भारत की बेइज्जती करते आए हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो हमें कभी बताया नहीं पूरे देश को कि कितने जेट गिरे। आज तक वो एक राज ही है और इस राज को डोनाल्ड ट्रंप ही खोलते रहते हैं। कभी मोदी की वर्षों की मेहनत से बनी बनाई ग्लोबल लीडर की वाली छवि अब ढलान पर है। क्या ब्रांड मोदी का गुब्बारा अब पिचकने लगा है? क्योंकि हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई हैं उसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं। दरअसल पहले ट्रंप धमकी देते हैं कि मैं मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, और फिर रोज भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा करते रहते हैं। कितने जेट्स गिरे उनकी संख्या भी बढ़ाते रहते हैं। ट्रेड डील करने से पहले और करने के बाद जिस तरह से फैसले हुए और फिर जिस तरह से अमेरिका से ही घोषणाएं हुई और सब पर मोदी की चुप्पी रही, तो ये सवाल उठने तो लाजमी थे। और अब एआई समिट में ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया जिसने पूरी दुनिया को हंसने का मौका दे दिया। पीएम मोदी ने चुनावी रैलियों की तर्ज पर जब दिग्गजों का हाथ पकड़ा, हवा में लहराया हाथ पकड़ के, तो उसे मास्टर स्ट्रोक बताया गया। पर असलियत तब खुली जब ओपन एआई के सैम ऑल्टमैन ने तंज करते हुए कहा, हंसते हुए कहा, मैं कंफ्यूज था कि स्टेज पर यह क्या हो रहा है। जिसे एकता का संदेश कहा गया, जिसे रैली में कहा जाता है, 4 गठबंधन के लोग मिले तो हाथ पकड़ लेते हैं। मोदी को भी रैली लगी ऐसा कहा जा रहा है, पीआर स्टंट था वो भी कहा जा रहा है। वो दुनिया की नजर में एक ऑकवर्ड पीआर स्टंट बनकर रह गया। तो अब सवाल यही है कि मोदी जी की ग्लोबल लीडर वाली छवि अब ढलान पर है। क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई है बेइज्जती है, भारत का अपमान कह सकते हैं, क्योंकि एक घटना थोड़ी है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, कई बेइज्जतियां, ट्रेड डील, बाकी चीजें इस बात का संकेत है कि अब रिकवरी नामुमकिन है। इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी से। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो आशुतोष की पहली नजर। यहाँ आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष सर, एक घटना हो, 2 घटना हो, 3 घटना हो, फिर लाइन लग जाए, ट्रेन चल जाए और मामला ऐसी कोई घटना ही नहीं हो रही जब बवाल ना हो, हंगामा ना हो और मोदी उसमें फंसे ना, मोदी सरकार। क्या कहेंगे सर, बनी बनाई छवि ढलान पर? देखिए अंकुर, ये जो एआई समिट है अपने आप में तो एक बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन जिस तरीके से इस एआई समिट के साथ 2-3 घटनाएं हुई उससे निश्चित तौर पर कई ऑकवर्ड मोमेंट भारत के लिए खड़े हुए, प्रधानमंत्री जी के लिए भी बड़े ऑकवर्ड मोमेंट खड़े हुए। जैसे पहली घटना तो आपने देखा कि वो गलगोटिया को लेके हुई कि एक रोबो डॉग लेके सामने चले आए और उसको बताया कि यहाँ का अपनी पैदाइश है। बाद में पता चला कि दरअसल वो तो चाइना का है, तो उससे काफी दिक्कतें पैदा हुई। उसके अलावा जिस तरीके से मैनेजमेंट हुआ और खासतौर प्रधानमंत्री के जाने के बाद वहां पे जिस तरीके से कुछ चोरी की वारदातें सामने आई, सारे पंडाल को खाली करा लिया गया, सुरक्षा को लेकर कुछ कड़े सवाल खड़े हो गए, तो उसको लेके भी थोड़े ऑकवर्ड मोमेंट पैदा हुए। और ये जो तीसरा वाक्य है जहां पे टॉम ऑल्टमैन कहते हैं कि मैं तो बड़ा भौचक्का रह गया, क्या करना है, क्या है मुझे, तो ये थोड़ा कल्चरल शॉक भी हो सकता है क्योंकि शायद उनकी संस्कृति में इस तरीके की चीजें नहीं होती। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस तरीके की घटनाएं आम हो गई। वो जिस भी बड़े नेता से मिलते हैं या जिस भी बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलते हैं उसको वो गले लगा लेते हैं या उनके पर्सनल टच देते हैं। हाँ, तो या हाथ पकड़ के उनको उठा लेते हैं। तो वो सारी चीजें उनका अपना एक अलग स्टाइल है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो विदेश से आता हो, जो दूसरी संस्कृति का आदमी हो, वो भी उसको उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करे या उसी भावना में उसको ले। जहां तक प्रधानमंत्री जी की अपनी छवि का प्रश्न है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि उनकी छवि लगातार उसमें एक दिक्कतें पैदा हो रही हैं और लगातार उसको धक्का लगता जा रहा है। इसकी शुरुआत अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी सबसे पहली शुरुआत जो 2024 के बाद हुई, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से उन्होंने या उनकी सरकार ने सीजफायर का ऐलान किया था, वो एक बड़ी घटना थी जिसकी वजह से उनकी छवि को बहुत धक्का लगा। और खासतौर पर वो जो दक्षिण पंथ के लोग थे जो खुद नरेंद्र मोदी के अपने सपोर्टर थे। दूसरी जो बड़ी घटना थी वो थी यूजीसी गाइडलाइंस। यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर भी प्रधानमंत्री के अपने समर्थन, जो उनका अपना जो समर्थक वर्ग था, उसमें भी काफी झटका लगा और वो नाराज होकर सड़कों पर उतरा। और उसको ये लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व को हम जो समर्थन कर रहे थे, दरअसल वो खुद हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रहे हैं। और ये उनको समझ, वो यूजीसी में जिस तरीके से पिछड़ों को लेकर नियम बनाए गए थे कि कोई अगर उनके साथ कुछ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, जिससे कि जो उच्च वर्ग है वो उससे नाराज दिखाई पड़ा।
जो तीसरी बड़ी घटना है और वो लगातार है ट्रंप का जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमले करना और एक तरीके से तंज करते हुए करना, जिसकी शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीजफायर के बाद से शुरू हुई। लगातार वो ये क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ। फिर भारत को उन्होंने ट्रेड किंग कहा, फिर उन्होंने रूस से ऑयल लेने के एवज भारत के ऊपर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया और भारत को लगातार एक्यूजेटरी नजर से लगातार देख रहे हैं, लगातार अपमानित करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और अब जब ट्रेड डील हुई है उससे भी यह संदेश जा रहा है कि दरअसल हमने या सरकार ने ट्रंप के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिए या हम नतमस्तक हो गए। जिस तरीके से हमें उनका विरोध करना चाहिए वो विरोध नहीं कर रहे हैं, इसका भी उनको नुकसान हुआ। इसके अलावा जो नरवणे की किताब आई, जिसको भारतीय सरकार जुड़े हुए लोग कह रहे हैं किताब अनपब्लिश्ड है, जबकि किताब लोगों के हाथ में, और मेरा मानना है किताब पब्लिश्ड हुई है, खाली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। तो उससे भी एक संदेश गया कि प्रधानमंत्री जी अपनी छवि एक बहुत ही निर्णायक नेता की बताने की कोशिश कर रहे हैं। हकीकत यह है कि जब निर्णय लेने का वक्त था तब वो निर्णय नहीं ले पाए और सारी जिम्मेदारी उन्होंने आर्मी प्रमुख के ऊपर डाल दी। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटनाएं दरअसल प्रधानमंत्री की छवि को मेल नहीं खाती। एक, अगर हम ये देखें कि जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीजफायर किया गया उससे प्रधानमंत्री के अपने कड़े फैसले और साथ ही साथ राष्ट्रवाद पर गहरी चोट पहुंचती है। इसके साथ साथ जब नरवणे ने अपनी किताब करते हैं तो उससे भी प्रधानमंत्री की कड़े फैसले लेने की निर्णायक क्षमता की और साथ ही साथ राष्ट्रवाद पर एक कड़ी चोट पहुंचती है। जब यूजीसी का प्रश्न सामने आता है, गाइडलाइन सामने आती है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो हिंदुत्व को लेकर एक छवि है उसको गहरी चोट लगती है और उनका अपना जो समर्थक वर्ग है उससे नाराज होता है। जब तीसरी बात आती है ऑपरेशन, माफ करिएगा, अमेरिका के साथ ट्रेड डील की, तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील उनकी उस छवि को नुकसान पहुंचाता है जो भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना बेचता है। यानी एक तरफ आप भारत को विश्वगुरु बनाने का सपना बेच रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका के कहने पर आप एक ऐसी ट्रेड डील कर रहे हैं जिससे भारत को नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ दबाव में आप रूस से तेल लेना बंद कर, तो उनके राष्ट्रवाद को चोट पहुंच रही है, विश्वगुरु की जो परिकल्पना है उसको चोट पहुंच रही है और साथ ही साथ जो निर्णायक छवि लेने की जो उनकी जो कोशिश थी उसको चोट पहुंच रही है और हिंदुत्व के पहरेदार के तौर पर उनकी जो छवि है इससे उनको गहरी चोट पहुंच रही है। और मुझे लगता है ये वो बिंदु है जो बिंदु कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और जो आखिरी बात है वह एप्स्टीन फाइल को लेकर कि आपको ऐसी कौन सी जरूरत थी कि जिस ट्रंप को या जिस अमेरिकी प्रशासन के राष्ट्रपति को, बराक ओबामा कहते हो तो हमारे दोस्त, हम बराक करके एक दूसरे से बात करते हैं, या ट्रंप के बारे में कहते हैं ही इज माय फ्रेंड, उनके लिए आप हाउडी मोदी करते हैं और उनके लिए वोट मांगते हैं और बाद में पता चलता है कि आपको एप्स्टीन के माध्यम से अमेरिकी प्रशासन में पैठ बनानी पड़ रही है, तो उससे भी एक छवि को नुकसान पहुंचता है कि दरअसल तस्वीर बेची तो कुछ और गई है, हकीकत में तस्वीर कुछ और है। आशुतोष सर, बहुत मेहनत से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, बहुत मेहनत से गुब्बारा फुलाया। ये भी चर्चा है कि कॉर्पोरेट की मदद से ही पूरा गुब्बारा फुलाया था, वो पिचक रहा है, पिचकते हुए भी महसूस हो रहा होगा। तो लगातार उसके लिए मेन जो बात आपने चर्चा का विषय था वो था कि मोदी जी तो बोले ही नहीं हैं और ये सब होता रहा तो वो ज्यादा एक खामियाजा इसका भुगतना पड़ता। हो सकता है ऐसा ही होता रहता, लेकिन मोदी जी बोलते रहते तो माहौल कुछ अलग होता। तो छवि खराब होते हुए क्यों देख रहे हैं? बनाई मेहनत से तो खुद ही बैठे बैठे देखेंगे, यह तो नहीं होता है। अगर मेहनत करता है आदमी तो उसका हक भी चाहता है। फिर देखिए, दो तीन बड़े कारण आप समझ सकते हैं। आपको ये जो आज जो स्थिति पैदा हुई वह अचानक पैदा नहीं हुई है। डीमोनेटाइजेशन उनकी छवि को सबसे पहले और सबसे करारा धक्का था, जब लोगों को लाइन में लगना पड़ा, लेकिन उसको किसी तरीके से मैनेज कर लिया गया। हाँ। डीमोनेटाइजेशन के बाद जब आगे स्थितियां आगे बढ़ती हैं तो जो संविधान का सवाल खड़ा हो गया, तो लोगों ने कहा कि ये भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है कि इनके नेता जो है वो संविधान बदलने की बात कर। उसके पहले अगर आपको याद होगा कि जब कोविड हुआ था तो लगभग 1 महीने तक प्रधानमंत्री ने मौन साध लिया था, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं रही थी, तमाम तरीके की बातें कही जा रही थी। तब सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत कड़ा ऑब्जर्वेशन था जिसमें उन्होंने कहा था स्मेल द कॉफी, और यहां तक कहा था कि जो सरकार की फाइलों में कोविड से संबंधित जो तमाम नोटिंग्स है वो भी पब्लिक करिए, वो भी कोर्ट के सामने रखिए। वो दूसरी तीसरी ऐसी घटना थी जिससे प्रधानमंत्री की कड़े फैसले करने की क्षमता पर सवाल खड़े हो रहे थे। और यही कारण है कि 2024 के चुनाव आते आते वो छवि को काफी नुकसान पहुंचा और 240 सीटों पर आकर सिमट गए। उसके बाद से स्थितियां बहुत अच्छी हुई नहीं है, और ये बताता है कि आप कितना भी $1 मिलियन या $1 बिलियन का या करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके अपनी छवि को निखारने की कोशिश करिए, लेकिन हकीकत यह होती है कि जब आप एक छवि बनाते हैं और उस छवि के अनुरूप अगर आप डिलीवरी नहीं करते हैं तो असली चीज तो
आदमी को आप एक रोमानी दुनिया में लेके जाइए, एक फैंटेसी वर्ल्ड में लेके जाइए, वो एक अलग तरीके का प्रश्न है। लेकिन वो उस फैंटेसी वर्ल्ड में जब कथनी और करनी में फर्क दिखाई पड़ता है, तब आपकी छवि को नुकसान पहुंचता है। और मुझे लगता है कि एक बदलाव जो 2024 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो छवि के निर्माता है, उनको समझ में आई कि प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा टीवी पे एक्सपोज करना उचित नहीं है। उससे क्या होता है कि प्रधानमंत्री जो आपकी नजर में एक मिथ के तौर पर उभरते हैं, जब रोज आपके बेडरूम में दिखाई पड़ते हैं टीवी के माध्यम से, तो फिर वो छवि धीरे 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 कमजोर होती जाती है। क्योंकि हर पल जब आप प्रधानमंत्री को देखते हैं तो उससे नुकसान होता है। ये एक टाइम टेस्टेड डिवाइस है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर 2024 के बाद देखें तो हर जगह प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हो और वो एज इट इज सारे टीवी चैनल्स पे चल रहा है, उसमें काफी कमी आई है। तो उस बात को समझ रहे हैं कि उनकी छवि को नुकसान पहुंच रहा है, इससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। लेकिन असल चीज क्या है, आप जो कह रहे हैं क्या आप उसके हिसाब से डिलीवरी कर रहे हैं? आपकी सरकार उसी हिसाब से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है या नहीं दिखाई पड़ रही है? और उसमें एक गैप अब दिखाई पड़ने लगा है। और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर उनकी छवि को लेकर कई गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं। ट्रंप का जो बहुचर्चित इनिशिएटिव है बोर्ड ऑफ पीस, कल उस बोर्ड ऑफ पीस की पहली औपचारिक मीटिंग थी जिसमें कि गाजा को किस तरह से डेवलप करना है और उसके बियॉन्ड जितने वर्ल्ड के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको भी ये बोर्ड ऑफ पीस उस पर काम करेगा। अब ये बोर्ड ऑफ पीस किस उद्देश्य से डोनाल्ड ट्रंप लेकर आए हैं ये सबको पता है कि यूनाइटेड नेशंस को कंप्लीटली डिसमिस करके इस बोर्ड ऑफ पीस को बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि दुनिया भर की जितनी कॉन्फ्लिक्ट्स है उनको इस बोर्ड ऑफ पीस के जरिए रिजॉल्व किया जाएगा। कल ट्रंप ने इसका भी बखान किया कि देखिए इतने सारे देशों ने इतनी सारे पैसे डोनेट किए हैं ताकि गाजा को डेवलप किया जाए, लेकिन आपको याद होगा कि $1 बिलियन इसकी फी है अगर आपको उसको मेंबर बनना है, बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बनना है, और फिर आपको 3 साल बाद रिन्यू कराने के लिए फिर से एक मेंबरशिप फी पे करनी है। भारत को सबने मना किया था कि भारत इसको इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं बनना चाहिए। भारत मेंबर नहीं बना, लेकिन भारत एक ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर पहुंच गया और भारत टेबल पर जब ऑब्जर्वर के रूप में, और भारत ही नहीं बहुत सारे देश ऑब्जर्वर के रूप में वहां पहुंचे थे, तो भारत के जो चार्ज डी अफेयर्स हैं वो वहां पर थे और उन्हीं के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कुछ और राज कल खोल दिए। डोनाल्ड ट्रंप की आदत है, वो हमेशा टैरिफ का जिक्र करते हैं, वो प्रेशर का जिक्र करते हैं, और इस बार उन्होंने कहा कि अरे हमने तो 200% की टैरिफ की धमकी दोनों भारत और पाकिस्तान को दी थी, और जेट प्लेन्स के बारे में कहा कि 11 जेट प्लेन गिराए गए, बहुत एक्सपेंसिव प्लेन्स। मैं चाहती हूं कि आप डोनाल्ड ट्रंप का ये बाइट सुने और उसके बाद एक ग्राफिक आपको दिखाऊंगी डेट वाइज कि कब कब उन्होंने जेट प्लेन के बारे में क्या कहा है। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। So, Prime Minister, I want to thank you because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, "Oh, well, they weren't fighting." They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets, and they were all in. Both of them were all in, and now they're not. 11 jets were shot down. They were very expensive planes. ये तो कोई भी समझ जाएगा कि आखिर ये 11 जेट्स कौन से थे, किसकी बात कर रहे थे। अब डोनाल्ड ट्रंप को एक तारीख, मैंने डेट शीट एक निकाली है, डेट शीट से डोनाल्ड ट्रंप किस किस तरीके से लगातार भारत की बेइज्जती करते आए हैं, क्योंकि मोदी जी ने तो हमें कभी बताया नहीं पूरे देश को कि कितने जेट गिरे, आज तक वो एक राज ही है और इस राज को डोनाल्ड ट्रंप ही खोलते रहते हैं। कभी वो नंबर 3 हो जाता है, कभी 5 हो जाता है। आपको प्रिया मैंने एक ग्राफिक, एक तस्वीर भेजी होगी जिसमें डेट वाइज है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कब कब किस किस ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम्स ऑन इंडिया पाक हॉस्टिलिटीज। जुलाई 2025 में उन्होंने कहा कि 5 जेट्स गिराए गए। अगस्त 2025 में उन्होंने कहा कि 7 जेट गिराए गए। नवंबर 2025 में उन्होंने कहा 6 प्लेन गिराए गए। 11 फरवरी को उन्होंने कहा कि 10 जेट गिराए गए और कल बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में जो रात को जिसको इनपुट्स आए थे उसमें उन्होंने कह दिया कि 11 प्लेन गिराए गए हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर पूरे देश में अगर इस तरीके के चीजें सुनाई पड़ेंगी तो लोग क्या सोचेंगे कि भाई हमारी सरकार इस चीज को क्यों छुपा रही है। हमेशा भारत की सरकार ने यह कहा कि देखिए हमारे 2 देशों के बीच में किसी ने मध्यस्थता नहीं की ऑपरेशन सिंदूर के समय। भारत ने यह कहा कि ये बायलैटरली दोनों मिलिट्री हेड्स ने इसको मिलकर रिजॉल्व किया और कहा कि सीज फायर किया। अब डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में 25-30 देश जो भी हैं उनके बोर्ड मेंबर्स उनके सामने और सारे ऑब्जर्वर्स के सामने वो फिर से एक बार मोदी जी की बेइज्जती करते हैं, इस बात को कहते हुए कि हमने 200% टैरिफ की जब धमकी दी तो दोनों को लगा कि इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे, उसके वजह से दोनों तैयार हुए
सीज फायर करने के लिए, यानी कि शांति वार्ता के लिए तब तैयार हुए जब मैंने उनको 200% की टैरिफ की धमकी दी। यहां पर आज 2-3 सवाल हैं मुख्य। बोर्ड ऑफ पीस में भारत को जाने की क्या जरूरत थी? आखिर क्यों अपनी ह्यूमिलिएशन, क्यों अपनी बेइज्जती, क्यों अपनी जलालत करने भारत वहां पर एक ऑब्जर्वर के रूप में भी पहुंचा? क्या जरूरी था जाना? दूसरा सवाल यह है कि जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है? क्या यह सच हमें कभी पता चलेगा? कभी 3 जेट, कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 11, और अब तो 10 से 11 हो ही गया। उन्होंने कहा कि 11 जेट्स गिराए गए। किस देश के गिराए गए ये पता नहीं है। पाकिस्तान लगातार डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करता है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी चीजें कहते हैं उसको वो एंडोर्स करता है, चाहे वो न्यूक्लियर की बात हो, चाहे टैरिफ्स की बात हो, सारी चीजों पर पाकिस्तान हामी भर देता है और भारत चुप हो जाता है, ये कहते हुए नहीं नहीं हमारे दोनों देशों के बीच में बातचीत होने के बाद हमने सीज फायर किया। आखिर इसका ऑपरेशन सिंदूर का सच कभी सामने आएगा, या इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप अब आगे के सालों में इस्तेमाल करते रहेंगे, मोदी जी चुपचाप बैठे रहेंगे? तो आज मुख्य सवाल यह है कि दुनिया में अपनी बेइज्जती कराने भारत क्यों वहां पहुंचा था? अरे कोई बहाना कर देता। क्या बोर्ड ऑफ पीस इतना जरूरी था जाने के लिए कि आपने अपने चार्ज डी अफेयर्स को वहां पर बतौर ऑब्जर्वर की तरह आपने बिठा दिया और भारत की वहां पर बेइज्जती हो रही है, और फिर यह कहा जाए कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं वो एंटी नेशनल है? आज इसी पर हम सवाल करेंगे कि भारत बोर्ड ऑफ पीस में क्यों पहुंचा एक ऑब्जर्वर के रूप में, और जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है? लगातार डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी और भारत की बदनामी करने पे तुले हुए हैं, लेकिन हम अपनी गर्दन झुकाकर ट्रंप को कहते हैं यस बॉस, आप जो भी कहेंगे सब सही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूं। विंग कमांडर अनुमा आचार्य, कांग्रेस की नेता प्रवक्ता हमारे साथ है। अनुमा जी आपका स्वागत है। मीनू जैन जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ है, आपका स्वागत है। विवेक देश पांडे, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर हमारे साथ है, और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट भी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। मैं अनुमा जी से शुरू करूंगी कि अनुमा जी, 11 जेट्स की बात कही है अब बोर्ड ऑफ पीस में। बोर्ड ऑफ पीस मेंबर्स 25 से ज्यादा हैं, दुनिया भर के देश के ऑब्जर्वर्स वहां बैठे थे, भारत वहां पहुंचता है और उन्हीं के सामने भारत की इस तरह से बेइज्जती भी की जाती है। क्या अब हमें ये जलालत महसूस नहीं होती? क्या जो अब लगातार ये नए राज जो डोनाल्ड ट्रंप ने खोले हैं, 200% टैरिफ और 11 जेट्स, क्या ये एक नया राज है जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बोर्ड ऑफ पीस में खोला? जी नमस्कार आपको, दर्शकों को और पैनलिस्ट को। कल से जब ये बयान सुना है तो मैं सोच रही हूँ कि हमारे देश में रक्षा मंत्रालय है ही क्यों? डिफंक कर देना चाहिए, मतलब ही नहीं हुआ किसी रक्षा मंत्रालय के होने का। अगर ये जो विज्ञप्तियां या ये जो स्पष्टीकरण रक्षा मंत्रालय दे नहीं पा रहा है और हमारे रक्षा मंत्री ईशा फाउंडेशन में नाच गाने में व्यस्त है, तो रक्षा मंत्रालय की जरूरत ही नहीं है। ये ट्रंप ने पहली बार नहीं कहा है। आपका ग्राफ हम देख चुके हैं जिसमें 5 से 6, फिर 7, 5, 7, 6 और अब 11 की बात कर रहे हैं। और ये 11 वाला बयान कब आ रहा है? जब सर्जेई गोर वहां चंडी मंदिर की ऑपरेशन कमांड में विजिट करके आए हैं और उन्हें एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है। तो इस ब्रीफिंग के बाद अगर ये 11 की संख्या आ रही है जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, तो ये तो मैं नहीं मान सकती कि उनके एम्बेसडर और ट्रंप के बीच में भारत को लेके बात नहीं हुई होगी। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग के बाद बात नहीं हुई होगी। अगर ब्रीफिंग दी गई है तो उसके बाद निसंदेह बात हुई है, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को पूरा प्रोसेस करने के बाद बोला है। तो भारत की सरकार के लिए ये वाकई शर्मिंदा होने की बात है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति अपने राजदूत को पहले हमारी ऑपरेशन कमांड पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर में भेजता है, वहां उसे पता नहीं क्यों ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग दी जाती है, और उस ब्रीफिंग के बाद ट्रंप कहने लग जाते हैं कि 11 एयरक्राफ्ट गिरे। तो इस पूरे में भारत का सिर भी शर्म से नीचा हो रहा है। एक जो हमारी जो भारतीय सेनाओं का एक जो कमान है उसकी विश्वसनीयता पर धब्बा लग रहा है, और ऊपर से रक्षा मंत्रालय का कोई बयान ना आना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय अब अपना काम नहीं कर रहा है। वहां पर राजनाथ सिंह जी को खाली गिमिक के लिए बिठाया हुआ है, जो ना जाने किन 158 संस्थाओं से बातचीत करते रहते हैं, अग्निपथ जैसी घटिया स्कीम लेकर आते हैं, और जो सैनिक 15 साल और 17 साल की सेवा के बाद पेंशन लेके अपने घर चले जाते थे, उनको रोक दिया गया है, उनको नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि अग्निवीर जो हैं उस जगह पे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो पूरी सेना का एक जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर बहुत बुरी तरह से वो डिगा है, हिला है। इसलिए रक्षा मंत्रालय की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक इसमें बोर्ड ऑफ पीस में जाने का सवाल है, तो भारत का अपना स्टैंड तो यह है कि हम गए हैं ऑब्जर्वर की तरह। अब हैं कौन ऑब्जर्वर की तरह जाने वाले? मतलब आप वहां जाके अपनी बेइज्जती करा रहे हैं एज एन ऑब्जर्वर, तो अब अपनी बात भी नहीं रख सकते। अगर आप
जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह मोदी की बेइज्जती पर बेइज्जती हो रही है। अब जो है ना ट्रम्प ने एक बार फिर मोदी की बेइज्जती कर दी और उन्होंने अब इस दफ़ा कहा कि 11 जो है ना जेट्स गिरे थे ऑपरेशन सिंदूर में, मैंने रुकवाया था। मतलब कि खुली बेइज्जती है। वो आगे से मोदी चुप लगी हुई है मोदी को। उनको पता है कि मैं कुछ बोलूँगा तो सारे राज खुल जाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल आदि न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।